3 मार्च 2007 होली से एक दिन पहले 100 आतंकवादी भारत में घुसते हैं और मेजर मनोज राठौर उनसे लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। जब ये खबर आईवी डायरेक्टर अजीत डोभाल तक पहुंचती है तो उनके अंदर गुस्से की आग भड़क उठती है और वे गुस्से में कहते हैं, मुझे 24 घंटे के अंदर 100 के 100 आतंकवादी चाहिए, जिंदा या मुर्दा। तभी पीएमओ से कॉल आता है, अजीत जी अभी कुछ नहीं करना है, देश के हालात ठीक नहीं हैं। लेकिन अजीत साहब किसी की नहीं सुनते और 15 स्पेशल सैनिकों की एक टीम का गठन करते हैं। जब ये 15 अधिकारी आतंकवादियों की लोकेशन पर पहुंचते हैं तो वहां 100 नहीं बल्कि 1000 से भी ज्यादा आतंकवादी मौजूद होते हैं। 4 मार्च 2007 दिल्ली के पास एक छोटा सा कस्बा दादरी। होली का दिन था। मनोज राठौड़ के घर का आंगन आज सबसे ज्यादा रंगों में डूबा हुआ था। मनोज की पत्नी सुमन अपनी सहेलियों के साथ आंगन में बैठी थी। सुमन के चेहरे पर एक अलग सी चमक थी क्योंकि उसके मेजर साहब जल्द घर आने वाले थे। उधर रावलपिंडी पाकिस्तान में इस बार हिंदुस्तान में रंगों की होली नहीं, खून की होली होगी। इस बार उनका इरादा छोटा नहीं था। इस बार भारत की धरती पर 100 आतंकवादियों को उतारा जाएगा। और इधर सुमन का फोन बजा। सुमन ने हंसते हुए फोन उठाया। उसने सोचा मेजर साहब हैं। हेलो मेजर साहब, हैप्पी होली। उसकी आवाज में खुशी थी लेकिन फोन के उस तरफ खामोशी थी, गहरी भारी खामोशी। फिर एक भारी आवाज आई, भाभी मैं मेजर रमेश पांडे बोल रहा हूं, मनोज का दोस्त। सुमन को कुछ समझ नहीं आया। रमेश भैया आप, मेजर साहब कहां हैं, फोन क्यों नहीं उठा रहे? भाभी मेजर मनोज अब नहीं रहे, कल रात बॉर्डर पर वो शहीद हो गए। और उस पल दादरी के उस रंगीन आंगन में सबसे बड़ा रंग उतर गया। सुमन जमीन पर गिर गई। उसकी चीख ने पूरे मोहल्ले को खामोश कर दिया। एक सैनिक की पत्नी का दर्द जो सिर्फ वो समझ सकती है जिसका अपना वतन के लिए शहीद हुआ हो। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अपने दफ्तर में बैठे थे। उनके सामने देश की सुरक्षा की फाइलें थीं, खुफिया रिपोर्टें थीं। तभी एक अधिकारी तेजी से अंदर आया। उसके चेहरे पर घबराहट थी। अधिकारी, सर कश्मीर बॉर्डर से खबर आई है, मेजर मनोज राठौड़ शहीद हो गए। 100 से ज्यादा आतंकवादी बॉर्डर पार करके घुस आए थे। मेजर अकेले उनके सामने आए और अजीत डोभाल ने कुछ नहीं बोला, बस उनकी आंखें बंद हुई और जब खुली तो उन आंखों में वो इंसान नहीं था जो 2 मिनट पहले था। अब वहां आग थी, खामोश ठंडी आग। वो आग जो जब भड़कती है तो पूरी दुनिया जल जाती है। शहीद मेजर मनोज राठौड़ का शरीर घर लाया गया। तिरंगे में लिपटा हुआ सुमन उसके पास बैठी थी। अब उसकी आंखों में आंसू भी नहीं बचे थे, बस एक खाली नजर थी। 1 साल की बेटी अपनी मां को देख रही थी, समझ नहीं पा रही थी कि दुनिया क्यों रो रही है। तभी अजीत डोभाल वहां पहुंचे। पहले उन्होंने शहीद मेजर मनोज को सलाम किया, एक लंबा गहरी इज्जत वाला सलाम। फिर एक अधिकारी के पास गए। बताओ पूरी कहानी, एक एक जानकारी, कुछ छूटना नहीं चाहिए। एक रात पहले कश्मीर बॉर्डर का आर्मी कैंप। मेजर मनोज राठौड़ अपने सबसे अच्छे दोस्त मेजर रमेश पांडे के साथ बैठे थे और चाय की चुस्की ले रहे थे। उनके चेहरे पर वो मुस्कान थी जो 6 महीने बाद पहली बार आई थी। मनोज, रमेश यार 6 महीने हो गए हैं। पता है मेरी बेटी अब 1 साल की हो गई है। मैंने उसे आखिरी बार देखा था जब वो मुस्कुराना भी नहीं जानती थी, लेकिन वो अब चलना सीख गई है। मेजर साहब, पापा बनने के बाद तो आदमी बिल्कुल बदल जाता है। बधाई यार। कल जाकर खूब होली खेलना, बेटी को गोद में लेना और भूलना मत हम सबको। मनोज हंसे, गहरी सच्ची हंसी। कल होली खेलूंगा अपनी बेटी के साथ, जिंदगी की सबसे खूबसूरत होली। मनोज ने आसमान की तरफ देखा और एक पल रुके, फिर थोड़ा सा मुस्कुराए। उन्हें नहीं पता था कि यह उनकी जिंदगी की आखिरी रात थी, रात का पहरा। मेजर मनोज बॉर्डर पर गश्त कर रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी, सन्नाटा था, सिर्फ उनके बूटों की आवाज थी और कभी कभी किसी जानवर की आहट। तभी मनोज को कुछ सुनाई दिया, कोई हिल रहा था पाकिस्तान की तरफ से। मनोज रुके, कान लगाए। एक नहीं कई पैरों की आहट आ रही थी। मनोज, जो भी हो रुक जाओ, हाथ ऊपर करो और हथियार रख दो, ये हिंदुस्तान की जमीन है। खामोशी, फिर अंधेरे में से चेहरे दिखे। 1, 2, 10, 20, 50, 100। मनोज जब करीब पहुंचा
तो उसका खून जम गया। सामने एक नहीं, दो नहीं, 100 आतंकवादी खड़े थे, हाथों में बंदूकें, कंधों पर बम और आंखों में खूनी इरादे। कोई भी और होता भाग जाता, मदद बुलाता, अपनी जान बचाता, लेकिन यह मेजर मनोज राठौड़ था, भारतीय सेना का शेर, जो पीठ दिखाना जानता ही नहीं था। और मेजर मनोज ने अपनी राइफल उठाई और गोली चला दी, अकेला। एक आदमी 100 दुश्मनों के सामने। पहली गोली एक आतंकवादी गिरा, दूसरी एक और। मेजर ने छिपकर निशाना लगाना शुरू किया। 2 गिरे, 5 गिरे, 10 आतंकवादी मेजर मनोज की गोलियों से ढेर हो गए। लेकिन 100 के सामने एक आदमी कितनी देर टिक सकता है? गोलियां चारों तरफ से आ रही थी। एक गोली उसके कंधे में लगी, फिर एक पैर में, लेकिन वो रुका नहीं, लड़ता रहा, क्योंकि उसे पता था अगर वो रुक गया तो ये 100 दुश्मन हिंदुस्तान की जमीन पर कदम रख लेंगे और वो ये होने नहीं देगा। और फिर एक गोली उसके सीने में लगी। मेजर मनोज राठौड़ जमीन पर गिरे। उनका हाथ अपनी राइफल पर था और उनकी आंखें हिंदुस्तान की जमीन की तरफ थीं, जैसे कह रहे हो मैंने अपना काम कर दिया, अब तेरी बारी है मेरे देश। मेजर मनोज राठौड़ शहीद। लेकिन जाते जाते उन्होंने 10 आतंकवादियों को यमराज के पास भेज दिया, अकेले। बाकी 90 आतंकवादी जंगल में घुस गए और छिप गए। जब तक और सैनिक पहुंचे तब तक वो अंधेरे में खो चुके थे। अजीत डोभाल ने पूरी कहानी सुनी, हर एक लफ्ज, हर एक जानकारी, और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी उनका चेहरा और सख्त होता गया। जब कहानी खत्म हुई कमरे में सन्नाटा था। तभी उनका फोन बजा। प्रधानमंत्री कार्यालय से कॉल थी। अजित जी, हालात नाजुक हैं, फिलहाल कुछ मत कीजिए, कूटनीतिक रास्तों से बात होगी। डोभाल ने फोन देखा, जबड़ा कसा और फिर फोन मेज पर पटक दिया। अजीत, जब मेरा फौजी शहीद हो रहा है तब कूटनीतिक रास्ते? अगर मुझे सरकार का साथ मिल जाए तो मैं इस पूरी आतंकवादी नस्ल को खत्म कर दूंगा जड़ से। पीछे एक सलाहकार खड़ा था। सलाहकार, सर अपना भी वक्त आएगा। लेकिन अजीत डोभाल वो इंसान नहीं थे जो वक्त का इंतजार करे, वो वक्त बनाते थे। उस रात अजीत डोभाल ने अपना सबसे खतरनाक कदम उठाया। उन्होंने देश के 15 सबसे खतरनाक सैनिकों को चुना, हर एक अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ। हर एक ने ऐसे अभियान किए थे जिनके बारे में दुनिया को कभी पता नहीं चला। यह वो फौज थी जो कागज पर मौजूद नहीं थी। ये वो लोग थे जिनके नाम किसी फाइल में नहीं मिलते। ये थे काली टीम। अजीत डोभाल जी बोलते हैं, सुनो, 100 आतंकवादी कश्मीर के जंगलों में छिपे हैं, वही जो मेजर मनोज को शहीद करके गुस्से हैं। मुझे 24 घंटे में वो 100 के 100 आतंकवादी चाहिए, जिंदा या मुर्दा। ऑपरेशन काली। कश्मीर के घने जंगल, अंधेरी रात, काली टीम खामोशी से आगे बढ़ रही थी, हर कदम सोच समझकर, हर सांस पर नियंत्रण। जब उन्होंने अपनी जगह ली और दूरबीन से नीचे देखा तो जो नजारा सामने था उसने सबके होश उड़ा दिए। टीम लीडर धीमी आवाज में बोलता है, सर, यहाँ 100 नहीं 1000 से ज्यादा है। ये सिर्फ घुसपैठ नहीं है, ये पूरा हमला है। नीचे जंगल की घाटी में हजारों आतंकवादी थे, तंबू लगे थे, हथियार जमा थे, बमों के ढेर थे। सबके मुंह से एक ही नारा आ रहा था, ये लोग सिर्फ कश्मीर में घुसने नहीं आए थे, ये पूरे भारत में तबाही मचाने का योजना बना रहे थे। हर बड़े शहर में धमाके, हर कोने में खून। ये एक आतंकवादी कार्रवाई नहीं थी, ये हिंदुस्तान के खिलाफ जंग थी। ये खबर जब अजीत डोभाल तक पहुंची, उन्होंने एक पल भी नहीं लिया। सभी के सभी आतंकवादियों को मार दो, एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। मार दो। अब सवाल ये था, 15 जवान 1000 दुश्मनों को कैसे खत्म करें? सीधी लड़ाई में यह नामुमकिन था। लेकिन काली टीम सीधी लड़ाई के लिए नहीं बनी थी। ये वो टीम थी जो अंधेरे में काम करती है, जो दुश्मन को पता चले उससे पहले खेल खत्म कर देती है। योजना बनी। पहला कदम, दुश्मन के हथियार। अगर उनके बम और हथियार खत्म कर दिए जाए तो वो बिना दांत का सांप बन जाएंगे। और बिना दांत का सांप क्या करेगा? बस फुंकार मारेगा। काली टीम के सबसे बहादुर सदस्य थे बीरभान बिष्ट, चुप, खामोश और खतरनाक। उन्हें एक काम दिया गया, दुश्मनों के हथियारों के गोदाम तक पहुंचना और वहां बम लगाना। बीरभान चला, अकेला।
अंधेरे में सांप की तरह रेंगता हुआ, हर कदम पर मौत थी। अगर एक भी आतंकवादी ने देख लिया तो खेल खत्म। लेकिन बीरभान रुका नहीं, क्योंकि उसे पता था उसका एक कदम देश के हजारों लोगों की जान बचा सकता है। उसने हथियारों के गोदाम तक पहुंचकर बम लगा दिए, एक एक जगह सोच समझकर। जब वो वापस आ रहा था, एक आतंकवादी ने देख लिया। गोलियों की बारिश शुरू हो गई। बीरभान को गोली लगी, वो गिर गया। लेकिन गिरते गिरते उसने वायरलेस उठाया। सर, काम हो गया, बम पूरे इलाके में लगा दिए हैं, बस बटन दबा दीजिए। और फिर बीरभान की सांस रुक गई। वायरलेस से बस शोर की आवाज आ रही थी। बीरभान बिश्त शहीद। लेकिन मरते मरते उसने अपना अभियान पूरा कर दिया। उसने अपनी जान देकर देश को वो रास्ता दिया जो हजारों जिंदगियां बचाएगा। जब बीरभान की आखिरी आवाज अजीत डोभाल के दफ्तर में गूंजी, पूरा कमरा खामोश हो गया। अजीत डोभाल की आंखें बंद थीं, उनके हाथ कांप रहे थे। गुस्सा नहीं, ये गुस्से से भी आगे की चीज थी। ये वो एहसास था जब एक बाप अपने बेटे को खोता है। फिर अजीत डोभाल ने आंखें खोली और अब उनकी आंखों में वो इंसान नहीं था। अब वहां सिर्फ एक चीज थी, फैसला। बटन दबाओ। धमाका, एक जबरदस्त धमाका। आतंकवादियों का पूरा हथियारों का जखीरा राख हो गया। बम खत्म, बंदूकें राख, रॉकेट धुआं। उस दिन अजीत डोभाल ने वो किया जो इतिहास की किताबों में शायद कभी पूरी तरह लिखा ही नहीं जाएगा। वो अपने अंधेरे कमरे में बैठे थे, खामोश। उनके सामने दो तस्वीरें थीं, मेजर मनोज राठौड़ की और बीरभान बिष्ट की। क्योंकि डोभाल जानते थे ये जीत उनकी नहीं थी, ये जीत उन दो शहीदों की थी जिन्होंने अपनी जान देकर देश को वो रास्ता दिखाया जिस पर चलकर हजारों जिंदगियां बचाई गईं।